नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं कि क्या है खास आज कृषि समाचार में। समेकित चौर विकास योजना के तहत मछली पालकों को मिलेगा 70% तक का अनुदान। मालाबार नीम की खेती से बदल सकती है किसानों की तकदीर। मधुमक्खी पालन आय का बेहतर जरिया। बिहार सरकार ने राज्य के मत्स्य पालक को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से किसानों को मत्स्य पालन करने के लिए तालाब निर्माण करवाने पर 70% तक का अनुदान दिया जाएगा। सरकार ने प्रदेश के चौर जल क्षेत्र भूमि में पड़ी बेकार एवं बंजर भूमि पर तालाब बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट की पहल की है। चौर भूमि से समेकित विकास के लिए 3 मॉडल तैयार किए गए हैं, जिसमें 1 हेक्टेयर में 2 तालाब, 4 तालाब एवं 1 तालाब का निर्माण शामिल किया गया है। किसान भाइयों, आपने तो सुना ही होगा कि सब्र का फल काफी मीठा होता है। तो आज हम आपको एक ऐसे ही पेड़ की खेती करने के बारे में बताने जा रहे हैं जो महज 5 से 7 वर्षों में आपको लाखों में मुनाफा दे सकता है। और उस पेड़ का नाम है मालाबार नीम, जिसका वैज्ञानिक नाम है मिलिया दुबिया। वैसे तो इस पेड़ की खेती फिलहाल कुछ ही राज्यों में की जा रही है, लेकिन यह पेड़ किसी भी जलवायु में काफी आसानी से उगाया जा सकता है। मालाबार नीम का पौधा 2 साल में 40 फीट तक बढ़ जाता है। 1 एकड़ में 1200 से 1500 तक पेड़ लगाए जा सकते हैं और एक पेड़ की कीमत तकरीबन 5 से 8,000 रुपए तक की होती है। बेहतर तकनीक में आज हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन की। किसान भाई, मधुमक्खी पालन कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला घरेलू उद्योग है। बिहार में औसतन 1 वर्ष में 1 बक्से में 50 से 60 किलो शहद का उत्पादन होता है। जंगलों से मधु एकत्र करने की परंपरा लंबे समय से लुप्त हो रही है। ऐसे में बाजार में शहद और इसके उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण मधुमक्खी पालन अब लाभदायक और आकर्षक व्यवसाय के रूप में स्थापित हो चला है। रोजगार के साथ ही मधुमक्खी के परागण के माध्यम से फसलों के उत्पादन और गुणवत्ता तथा किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। खासकर फूलों के उत्पादन में परागण से 20 से 25% तक की वृद्धि हो जाती है। सूरजमुखी की खेती खरीफ, रबी एवं जायद तीनों मौसम में आसानी से की जा सकती है, लेकिन खरीफ में इस पर अनेक रोगों एवं कीटों का प्रकोप होने के कारण फूल छोटे होते हैं और दाना कम पड़ता है। जबकि जायद में सूरजमुखी की अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। एक तो सामान्य या संकुल प्रजाति, इसमें मॉडर्न और सूर्य पाई जाती है, तो दूसरा संकर प्रजातियां, इसमें KBSH1 और SH3322 एवं FSH17 है। सफलता की आज की कड़ी में हम मिलते हैं पटना जिले के सन्नी कुमार से, जो केले के बेकार पड़े थम से आकर्षक वस्तुओं का निर्माण कर काफी अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। केले के थम से निकलने वाला रेशा जिंदगी को जीविका और सम्मान के साथ जोड़ने की हैसियत भी रखता है, बशर्ते कि हाथ को हुनर का साथ मिल जाए। आप सोच रहे होंगे कि केले के पेड़ के कचरे से भला क्या कमाई की जा सकती है, लेकिन इस बात की तस्दीक पटना ज़िले के सनी कुमार के हाथों की हुनर कर रही है। वो केले के पेड़ के बचे हुए तने से रेशे बनाकर इन्हें कपड़ा, सजावटी सामान तथा घर की अन्य उपयोगी वस्तुओं में तब्दील कर खुद लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। साथ ही महिलाओं को रोजगार और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद बनाकर प्रकृति की सुरक्षा में अपना योगदान भी दे रहे हैं। और अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना के अंटाघाट थोक सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू, प्याज एवं हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। लाल आलू 1900 रुपये प्रति क्विंटल, उजला आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज 1900 रुपये प्रति क्विंटल, भिंडी 3400 से 3600 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 4000 से 4200 रुपये प्रति क्विंटल, करेला 3500 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि टमाटर 10,000 से 12,000 प्रति क्विंटल। कैसा रहे
रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान। एक नजर मौसम के मिजाज पर। राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, जिससे तापमान में आर्द्रता बनी रहने की संभावना है। इसके अलावा कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश भी होगी। अगले 24 घंटों में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके माध्यम से आपने खेती बाड़ी की नवीनतम जानकारियां हासिल की, साथ ही साथ जाना मंडी भाव और मौसम के बारे में। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा विराम। विराम के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, औषधीय पौधों का इस्तेमाल कई प्रकार के रोगों के इलाज में किया जाता है। इसके इस्तेमाल से दवाएं बनाई जाती हैं और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन में भी किया जाता है, इसलिए इसकी मांग अधिक रहती है। आप इसकी खेती से अच्छी आमदनी ले सकते हैं। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि औषधीय पौधों का नर्सरी प्रबंधन कैसे करें, और ये जानकारी हमें दे रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ प्रभात कुमार। नमस्कार दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। प्रकृति के दिए गए तमाम वरदानों में पेड़ पौधे की उपयोगिता सबसे अहम मानी जाती है। मनुष्य के जीवन चक्र में पेड़ पौधे का योगदान सबसे अहम है, और ऐसे में पेड़ पौधे भोजन संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ति तो करते ही हैं, परंतु स्वास्थ्य समस्याओं को भी इससे लड़ने में काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान रखते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं औषधि पौधे और नर्सरी के प्रबंधन के बारे में, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रभात कुमार, कृषि वैज्ञानिक पान अनुसंधान केंद्र। सर, आपसे मेरा पहला सवाल है, हम लोग जैसे औषधि पौधे पर बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आप हमें बताएं कि पौधों के लिए रेज बेड का निर्माण कैसे करें और पोषण तत्वों का इस्तेमाल किस प्रकार कर सकते हैं। किसी भी पौधे की खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी की आवश्यकता होती है कि उसकी नर्सरी प्रबंधन। तो जैसे कई प्रकार के जो औषधीय पौधे हैं, जैसे तुलसी की खेती हम करते हैं या कालमे की खेती करते हैं, तो उसकी जो है जिनके दाने काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, जिनके बीज, उसकी खेती जो करने से पहले जो है उसकी नर्सरी में उसको लगाते हैं। और उसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है मृदा को कैसे प्रबंधन करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि खेत की जुताई करते हैं। 2 से 3 चास जो है खेत की जुताई करने के बाद उसको पाटा देकर मिट्टी को काफ़ी जो है भुरभुरा बना दिया जाता है, और उसमें हम 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से जो है फार्म यार्ड मैन्योर को उसमें मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद हम जो है रीज बेड बनाते हैं। रीज बेड बनाने के लिए जो आवश्यक है कि 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर लंबा और 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा जो है हम रीज बेड बनाते हैं। और उसमें पोषक तत्वों के प्रबंधन हेतु जो है उसमें बुआई के बाद 10 से 15 दिन के बाद पोषक तत्व के प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें नाइट्रोजन की जो है 20 kg प्रति हेक्टेयर की दर से, या नैनो यूरिया या खाद को जो है लिक्विड रूप में यदि आप देना चाहते हैं तो 2% के घोल का जो है 10 से 15 दिन के जो सीडलिंग है उसके ऊपर जो है हम स्प्रे करते हैं।
बीज के बिना पेड़ पौधों की परिकल्पना करना हम सभी के लिए मुश्किल है। इसमें ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप बीज पर ध्यान दें, आपकी बीज किस प्रकार स्वस्थ हो, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में सर आपसे मेरा सवाल है कि बीज को किस प्रकार आप उपचार किया जाए और बीज को किस प्रकार बोया जाए ताकि हमारे जो पौधे हैं वो सब स्वस्थ रूप से निखरें। बिल्कुल, किसान भाइयों को जो है सबसे पहले तो बीज को जो है अच्छे स्रोत से खरीदना चाहिए और प्रमाणित बीज का जो है ही उपयोग करना चाहिए। बीज में किसी प्रकार का जो है बीमारी नहीं होना चाहिए। हम स्वस्थ बीज का सबसे पहले चयन करते हैं, तत्पश्चात उसको जो है बीज उपचार की आवश्यकता पड़ती है। और उसके लिए हम लोग जो है दो विधि है, एक तो आप रासायनिक विधि के द्वारा भी बीज का उपचार कर सकते हैं और दूसरा है आपका ऑर्गेनिक विधि से बीज का उपचार। तो सबसे पहले हम आपको ऑर्गेनिक विधि बताते हैं। इसके लिए आपको जो है 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर आता है, ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जेनियम के नाम से जो है ये फफूंदनाशक जो है जैविक फफूंदनाशक मार्केट में उपलब्ध रहता है। तो 10 ग्राम जो है पाउडर ट्राइकोडर्मा प्रति केजी बीज की दर से हम उपचारित करते हैं। और यदि रासायनिक विधि से उपचार करनी हो तो उसमें हम लोग कार्बेंडाजिम की मात्रा जो है 1 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति केजी बीज की दर से जो है बीज को जो है उसमें अच्छी तरह से उपचार करने के बाद बीज को जो है छाये में सुखा दिया जाता है। और उसके बाद बीज को जो है अगर दाने बीज काफ़ी छोटे साइज के हों, जैसे तुलसी का बीज काफ़ी छोटा होता है, कालमे का बीज काफ़ी छोटा होता है, तो उसके लिए बीज के साथ साथ हम लोग बालू का मिश्रण करते हैं। तो 1:10 रेशियो में, यानी कि 1 हिस्सा बीज और 10 हिस्सा बालू को उसमें मिश्रित करने के बाद फिर उसकी बुआई की जाती है बेड के ऊपर। तो बेड के ऊपर बुआई करते समय हमको सावधानी रखनी पड़ती है कि हम उसमें लाइन में पंक्ति में जो है बिजाई करें और 10 सेंटीमीटर के अंतराल पे एक सीधी लाइन जो है बेड के ऊपर खींच लेते हैं और उसमें बीज को जो है बारीकी बीज को जो है ऊपरी सतह पे गिराते हैं और उसके बाद जो है मिट्टी से कवर कर देते हैं। खास करके छोटे दानों में ख्याल रखते हैं कि ये ज़्यादा गहराई में न बोया जाए, इसको ऊपरी सतह पे बोते हैं और उसके बाद उसको जो है पुआल से जो है उसको ढक देते हैं और फुहारे के माध्यम से उसके ऊपर हम सिंचाई करते हैं और बेड की नमी जो है मेंटेन रखनी पड़ती है। पौधे के स्वास्थ्य पर हम बात करते हैं तो किसान बंधुओं के दिमाग में हमेशा ये सवाल रहता है कि कैसे अपने पौधों को कीटों से संरक्षित रख सकते हैं। ऐसे में सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कीटों से पौधों को बचाने के लिए आपकी तरफ से क्या दिशा निर्देश हैं? देखिए, अगर मुख्य फसल में बीमारी के प्रबंधन करने में किसान भाइयों को काफ़ी खर्च लागत आती है, उससे बेहतर तरीका ये है कि वो नर्सरी में जो है प्रबंधन करे ताकि जो रोग और कीटों से बचाव हो सके। और नर्सरी प्रबंधन जो है कम खर्च में किया जा सकता है। उसमें खास करके जो बीमारियां आती हैं वो मृदा जनित बीमारियां आती हैं, जैसे उसमें डाउनी मिल्ड्यू की समस्या आती है या उसमें डैम्पिंग ऑफ की समस्या आती है या उसमें जो है पौधे के नर्सरी में सूखने की समस्या आती है। तो इसके लिए तो पहला खास ख्याल ये रखना है कि यदि उसमें कोई रोग हो तब हम उसको जो है किसी फंगिसाइड फफूंदनाशक से जो है बीज का उपचार कर लेते हैं। या यदि कोई अगर कीट का प्रकोप हो तो उसमें भी हम लोग जो है नीम की खली, जैसे अगर कीट का प्रकोप खास करके दीमक का प्रकोप जो है नर्सरी में होता है तो इसके लिए हम लोग जो है 100 केजी नीम के खली को प्रति हेक्टेयर की दर से जो है मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। यानी जो बेड के निर्माण के समय ही उसमें नीम की खली को मिला दिया जाता है तो उसमें कीट संबंधी समस्या का जो है समाधान हो जाता है। दूसरी, यदि उसमें रोग का समस्या आ रहा है तो उससे बचाव हेतु जो है हम बेड का भी उपचार करते हैं। जो बेड निर्माण किया है तो उसके मिट्टी के ऊपर जो है हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर के घोल का जो है स्प्रे करते हैं बेड के ऊपर, जिससे कई प्रकार के जैसे सूखने की बीमारी या डैम्पिंग ऑफ की जो समस्या आती है वो समाप्त हो जाती है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए और हम सभी के साथ इतने महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ,
और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि औषधीय पौधों का नर्सरी प्रबंधन कैसे करें। चलिए इसी के साथ चलते हैं कार्यक्रम के अगले भाग में, जहां हम बात करेंगे आम की। जैसा कि आप जानते हैं कि आम को फलों का राजा कहा जाता है। इसकी कई प्रजातियां हैं और इसके अलग अलग स्वाद के कारण इसकी मांग भी अधिक रहती है और ये लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है। आम की अधिक मांग को देखते हुए आप ये समझ सकते हैं कि इसकी खेती आपके लिए लाभकारी हो सकती है। तो आइए आज हम जानेंगे कि आम की फसल आमदनी बढ़ाने का बेहतरीन जरिया कैसे है, इस फीचर के माध्यम से। एक ही छत के नीचे आम की विभिन्न प्रजातियों की मौजूदगी से विविधता में एकता की धारणा को स्थापित करता है यह आम्र महोत्सव बिहार 2023। भवन ज्ञान का स्वाद और रंगत आम की और मौजूदगी राज्य के विभिन्न जिलों के 605 किसानों और उद्यमियों के साथ आम और इसके प्रसंस्कृत उत्पाद के 3,000 प्रदर्शकी। राज्य में कुल 3,54,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फलों की खेती की जाती है। इसका उत्पादन क्षेत्र 45,09,000 मीट्रिक टन है, जिसमें आम, केला, पपीता प्रमुख हैं। फलों में आम का 1,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 15,50,000 टन का उत्पादन हो रहा है। बिहार में आम की प्रमुख प्रजाति के साथ विभिन्न क्षेत्रों में कुछ खास प्रजाति के आम उत्पादित होते हैं, जैसे जर्दालू आम का उत्पादन भागलपुर, जर्दा पश्चिमी चंपारण, कृष्णाभोग मधुबनी, कलकतिया दरभंगा, बम्बईया सीतामढ़ी, गुलाब खास सुपौल, मालदह मधेपुरा एवं कटिहार, दूधिया मालदह पटना, चौसा बक्सर, बथुआ समस्तीपुर तथा चुरम्बा मालदह मुंगेर जिले में होता है। आम की ये सारी प्रजातियां महोत्सव में आमंत्रित की गई थी। इन प्रजातियों के अलावे हेमसागर, दशहरी, कलकतिया, मालदा, आम्रपाली, प्रभाशंकर, महमूद बहार, गोला, मल्लिका प्रजाति के आम भी महोत्सव में खूब सुर्खियां बटोर रहे थे, जबकि महफिल लूटी अल्फांसो और हुस्न आरा प्रजाति के आम ने। बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा आम के प्रति किसानों को जागरूक करने के साथ साथ उनके बीच प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाने और फलों के भंडारण, प्रसंस्करण, बाजार पहुंच आदि से संबंधित नई समस्याओं एवं इसके समाधान में नई नई तकनीकों की भूमिका तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आम महोत्सव 2023 का 2 दिवसीय आयोजन बीते 17 एवं 18 जून को किया गया। आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य राज्य में उत्पादित विशिष्ट प्रजाति के साथ क्षेत्रीय खास प्रजाति से लोगों को रूबरू कराना और बाजार की संभावनाओं को तलाशना भी था। बागवानी फसलों के प्रति किसानों के रुझान एवं क्षेत्र विस्तार के लिए बिहार में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें फलदार पौधों की खेती पर किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है। आम फलों का राजा है और इसके साथ लीची, केला जैसे फल भी बिहार में बागवानी सेक्टर को मजबूती दे रहे हैं। फलों की खेती का विस्तार हो और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसे अपना लें तो किसान की आर्थिक सेहत तो सुधरेगी ही, राज्य की अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे और देश के साथ साथ विदेशों में भी बिहार और बिहार के किसानों का नाम रोशन होगा। आम महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य यह भी था कि किसान आएं और इस महोत्सव से आम की खेती के संकल्प के साथ वापस लौटें। आम्र महोत्सव में आम की मध्यावधि किस्में सहित करीब 250 से अधिक वैरायटी के आमों की प्रदर्शनी लगाई गई। कृषि विभाग बिहार सरकार के सचिव संजय अग्रवाल ने
आम महोत्सव में प्रदर्शनी के लिए लाए गए अलग अलग प्रजातियों के आमों का मुआयना किया। उपस्थित किसानों और उद्यमियों को संबोधित करते हुए कृषि सचिव ने माना कि आम के उत्पादन को बढ़ावा देना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए आम के भंडारण और प्रसंस्करण पर गंभीरतापूर्वक काम करने की जरूरत है। आम फल का हमारे जीवन और इतिहास से गहरा संबंध रहा है। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। यह भी सुखद संयोग है कि बिहार की मिट्टी एवं जलवायु आम सहित विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। भागलपुर के जर्दालू आम को GI टैग प्रदान किया जाना आम के इस प्रभेद के लिए हमारी भौगोलिक अनुकूल परिस्थितियों को दर्शाती है। अब जर्दालू प्रजाति के उत्पादक किसानों को GI टैग के महत्व को फलों के मूल्यवर्धन में उपयोग करना होगा। आम फल आम जनों के पोषण की सुरक्षा, पारिवारिक आमदनी के स्रोत के साथ व्यापार का भी एक प्रमुख उत्पाद है। बेशक बिहार सहित पूरे देश के किसान काफी मेहनती हैं। कृषि में नई तकनीकों के समावेश ने किसानों को जोश से भर दिया है। यही वजह है कि आज बिहार के किसान सेब, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट्स जैसे उच्च मूल्य वाले फलों की सफल खेती कर रहे हैं। ऐसे में आम की बात की जाए तो आम उत्पादकों के सामने सबसे बड़ी समस्या उसके भंडारण को लेकर है। भंडारण की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण किसान स्थानीय स्तर पर ही आम बेच देने के लिए विवश हो जाते हैं। विपणन के साथ साथ प्रसंस्करण की भी समस्या बनी हुई है। लेकिन अगर आम की उम्र बढ़ाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तो किसान काफी राहत में आ जाएंगे। इससे आम की पैकेजिंग कर किसान बाहर भी आम को भेज पाएंगे। आम्र महोत्सव में प्रदेश के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने इन्हीं बुनियादी समस्याओं पर किसानों को ठोस आश्वासन दिया है। चूंकि आम महोत्सव में किसानों की बड़ी तादाद उपस्थित थी और सामने विभाग के सचिव भी मौजूद थे, माहौल अनुकूल था। किसानों ने सचिव महोदय से अपनी समस्याएं साझा की और समाधान भी उन्हें बताया गया। महोत्सव में आम के प्रसंस्कृत उत्पादों, कच्चे और पके आम का स्क्वैश, आम का पन्ना, जेली, जैम, चटनी, अमावट, अचार आदि भी प्रदर्शित किए गए। आम से निर्मित उत्पादों के कई स्टॉल भी महोत्सव में लगे थे। एक स्टॉल महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी किसान चाची के नाम से मशहूर राजकुमारी देवी का भी था, जहां आम से बने तरह तरह के उत्पादों का लोग जायजा ले रहे थे। महोत्सव में क्रेता विक्रेता सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 15 बड़े निवेशकों, निर्यातकों ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन के माध्यम से किसानों के उत्पाद को दूरस्थ बाजार तक भेजने एवं निर्यात बढ़ाने का प्रयास किया गया और इस पर तेजी से काम करने की रूपरेखा भी तैयार की गई। साथ ही ऑनलाइन बिजनेस की राह भी किसानों के लिए सुनिश्चित की गई। आम महोत्सव के दौरान आम को केंद्र में रखकर कुछ प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के 8 वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 33 किसानों को प्रथम, 33 किसानों को द्वितीय और 29 किसानों को तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 5,000 रुपए, 4,000 रुपए, 3,000 रुपए के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। पुरस्कारों से किसानों में स्फूर्ति आती है और कुछ नया करने की इच्छा जगती है। प्रदेश की सरकार आम उत्पादक किसानों के समर्थन में फलों के नए बगीचों की स्थापना से लेकर प्रसंस्करण तथा बाजार पहुंच के लिए भी सहायता एवं अनुदान दे रही है। नए बगीचों की स्थापना के साथ आज यह भी जरूरी हो गया है कि किसान पुराने बागों का भी जीर्णोद्धार करें और बगीचे को स्वस्थ एवं उपजाऊ बनाएं। प्रमुख फलों के साथ हमारे पारंपरिक फल बेल, जामुन, कटहल, आंवला, बेर आदि विलुप्त होते जा रहे हैं। आवश्यकता इन्हें भी संरक्षित करने की है। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि आम की फसल आमदनी बढ़ाने का बेहतरीन जरिया कैसे हो सकता है। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले अंक में कृषि की कुछ और जानकारियों के साथ हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, लेकिन जाने से पहले बता दें कि कल मंगलवार है और कल फोन इन लाइव का दिन है।
आप फोन इन लाइव के माध्यम से हमारे कृषि विशेषज्ञ से जुड़कर कृषि और पशुपालन से जुड़ी आपकी समस्याओं का सीधा समाधान पा सकते हैं। इसके लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-345-6171। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।